हम प्रश्न उत्तर लेना चाहें तो अगर ले सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्न तो खैर लगातार आ ही रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि श्री शैलेंद्र जी इस प्रपत्र के बारे में अगर कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो वो करें, और अगर इसके अलावा वो कुछ अपने विचार प्रदान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। शैलेंद्र जी। मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है उससे आप सभी लाभान्वित हुए होंगे, और मैं उसी चर्चा को जारी रखते हुए आप लोगों को हाल ही में जारी हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मॉडिफाई हुए डाइज प्रपत्र के बारे में अन्य जानकारियां देना चाहूंगा। अब इस विषय में हम जो आगे जितनी भी बात करेंगे वो मेनली फोकस हम उसी पर करेंगे जो इसमें नए वेरिएबल ऐड हुए हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी जो पहले से इसी कार्य में लगे हुए हैं, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि ये ऐसा मौका है जिस समय सभी स्तर के अधिकारी जो भी डाइज में सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत हैं, स्कूल से लेकर स्कूल प्रधानाचार्य, स्कूल टीचर से लेकर हमारे CRCs, BRCs, हमारे ब्लॉक के अधिकारी, ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट MIS कोऑर्डिनेटर्स, और हमारे राज्य स्तर से भी जो हमारे अधिकारी हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं। और हम अपनी जब बात कहना चाहेंगे तो एटलीस्ट जब हम कह रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई भी बात कहेंगे तो वो सभी उस लाइन के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी लोग हमारी बात सुन सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जारी हुआ और ये एप्लीकेबल है सभी स्टेट्स के लिए। अधिकांश स्टेट्स अपने मॉडल रूल्स तैयार कर चुके हैं, अभी फाइनल नहीं किया है। कुछ स्टेट्स ने हालांकि इनको फाइनल करके और रोल आउट कर दिया है अपनी स्टेट में, लेकिन हर स्टेट में ऐसी स्थिति नहीं है। तो आपको जब ये प्रश्न देखे आपने जो RTs पर आधारित हैं, हमने जो डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट मॉडिफाई किया, तो आप सभी आश्चर्यचकित रह गए होंगे कि ऐसी कोई भी जानकारी हमारे स्कूल पर नहीं है अवेलेबल एज ऑफ नाउ, किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो BRC CRCs हैं वो भी इस बारे में अभी तक बहुत जानकारी उनको नहीं है कि किस तरह की जानकारी मांग रहे हैं आप CCE के अंतर्गत या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स में जब आप ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट लेके जाएंगे 2010-11 के लिए स्कूल में या किसी भी अन्य स्तर पर, तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि ये चीज़ें हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो ये बहुत जगह पर अभी स्कूल्स को पता ही नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है क्या। उन केसेस में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जहाँ पर कुछ नहीं है अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो उस स्तर से जो जानकारी आएगी, उस जगह से जो जानकारी आएगी वो सिंपली ये आएगी कि हमारे यहाँ पर अभी SMCs नहीं है। लेकिन जब हम उनसे ये सवाल करेंगे और हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में अगर हम ये जानकारी मांग रहे हैं तो इससे एक चीज़ बहुत साफ हो जाती है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमें SMCs, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज या तो इनका निर्धारण करना है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन करना है, उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, ये सब जानकारी हमारे हर स्तर पर पहुंच जाएगी। और इस वर्ष हम जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, ये जानकारी जो हमारे पास जो डेटा इकट्ठा हो जाएगा SMCs के लिए या CCE के लिए या स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, इनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करूंगा इन सभी मुद्दों पर। लेकिन इनके बारे में हमें एक बेंचमार्क मिल जाएगा आज की डेट में कि आज हमारी स्थिति एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए ये स्थिति है कि हमारे 100 में से सिर्फ 10 स्कूल्स में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है एज ऑन 30 सितंबर 2010 के लिए। फिर जब हम अगले वर्ष इन्हीं बिंदुओं पर जब डेटा कलेक्शन करेंगे 30 सितंबर 2011 को, तो हम लोग एटलीस्ट एक ये असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ ये जो हमने SMCs कॉन्स्टिट्यूट की हैं, तो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हम ईयरली और कैसे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाते जा रहे हैं। तो अब मैं कुछ जो 3-4 मुख्य बिंदु हैं उन पर सिर्फ चर्चा करना चाहूँगा पहले, और उसके बाद एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ हमने बनाया है नेशनल लेवल से। एक टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ हम दे देते हैं सभी स्टेट्स को, और इन्हीं बिंदुओं पर
स्टेट भी अपना कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज बनाते हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि हर तरह की एक्टिविटी जो आपके किसी भी स्तर पर डाइस डेटा को कलेक्ट करने से लेके और डेटा सबमिशन तक लेके और उसके बाद डेटा का शेयरिंग तक लेके एक डेट वाइज कैलेंडर तैयार कर दिया जाता है। ये कैलेंडर हर स्तर पर चर्चा इस पर की जानी चाहिए और हर स्तर पर ये कैलेंडर फॉलो होना चाहिए। उस कैलेंडर पर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूं यहाँ से। जो पहली मेन इंफॉर्मेशन है, जो हमने एक बड़ा चेंज इसमें किया है डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में इस वर्ष के लिए, वो है मुख्यतः इसकी कवरेज। आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट एडेड और अनएडेड स्कूल्स भी जो कि रिकॉग्नाइज थे, अभी तक शायद हमारे सिस्टम में कई जगह पर इंक्लूड नहीं थे। तो इसलिए इस बार जो फोकस है वो और भी ज्यादा हो जाता है कि हम इस बार जिन स्कूल से डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उनमें सिर्फ रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं, अनरिकॉग्नाइज स्कूल से भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार के स्कूल्स, जो छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं गली कूचों में और जिन्होंने कोई मान्यता प्राप्त नहीं की है सरकार से या किसी भी स्तर से, ऐसे स्कूलों से भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। आप सब ये भी मानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसे स्कूल्स को कुछ समय दिया गया है कि या तो वो मान्यता प्राप्त कर लें राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से या किसी भी अन्य सरकार जो भी एप्लीकेबल हो उस सरकार से, या उनको बंद होना पड़ेगा। इस समय हमारे पास स्थिति बहुत साफ नहीं है कि ऐसे कितने स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में या किस स्टेट में चल रहे हैं। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ऐसे सभी स्कूल्स की जानकारी हमारे डाइस प्रपत्र के मार्फत कलेक्ट करें इन सभी स्कूल से। इसमें मैं हमारे सीआरसी जितने भी महोदय आए हुए हैं इन सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि और किसी भी स्तर पर ये नहीं पता होता कि हमारे एरिया में कितने अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात पूछें या कहीं और बड़े ब्लॉक की बात पूछें तो ये जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक क्लस्टर के लिए जहां 15 से 20 स्कूल, 20 से 25 स्कूल ऑन एन एवरेज होते हैं आपके अंडर में और एक छोटा एरिया होता है जिसमें आप सर्व करते हैं, तो उसमें आपको ये जानकारी हमेशा रहती है कि कितने स्कूल्स अनरिकॉग्नाइज्ड हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे एक तो ये है कि आप इन सभी स्कूल से ये डेटा कलेक्ट करें। तो हमारा पहला चैलेंज तो यही होगा। दूसरा एक जो मुख्य बिंदु है अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स का, वो है कि क्या हमें मदरसा से भी डेटा कलेक्ट करना है। तो इस समय हमने मदरसा से डेटा कलेक्ट करने का प्रोविजन डाइस में रखा गया है। उसमें वो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं जिसमें आप चिन्हित कर सकते हैं कि ये स्कूल एक मदरसा स्कूल है। मदरसा में भी क्या वो वक्फ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है, या किसी और अन्य संस्था से रिकॉग्नाइज्ड है, या अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है। सभी तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका मतलब हम सभी मदरसा से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हम उन मदरसा से इंफॉर्मेशन एकत्रित नहीं करेंगे जो मदरसा सिर्फ धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में जितने भी मदरसाज हैं उनमें दो तरह के मदरसाज होते हैं बेसिकली। एक ऐसे मदरसाज होते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की जाती है। इसमें पहले पूछा है कि कक्षा 8 है वो सेकेंडरी का पार्ट है, तो हमें कक्षा 8 को लेना चाहिए क्या, और अगर लेना चाहिए तो कौन से टीचर अध्यापक हम इसमें रिपोर्ट करें। कक्षा 8 का एनरोलमेंट निश्चित रूप से डाइस में इकट्ठा करना है, बट टीचर हम वही काउंट करेंगे जो कक्षा 8 में को पढ़ा रहे हैं। स्कूल के अंदर 9, 10, 11, 12 भी और भी कक्षाएं हैं, लेकिन हमें वही टीचर को इसमें देना है जो कक्षा 8 को पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने पूछी है एसएमसी और पीटीए क्या एक ही ट्रीट करना है क्या। हमारा यह निश्चित रूप से मानना है कि हर राज्य अपने स्कूल राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अंतर्गत एसएमसी का गठन करेगा। जो एग्जिस्टिंग पीटीए है या और कोई कमिटीज है उसको दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू एसएमसी एज पर द स्टेट रूल्स ऑफ राइट टू एजुकेशन। You have to decide. You have to reconstitute or constitute newly the state school management committee. उसके हिसाब से
ही आपको इंफॉर्मेशन देनी है। और काफी इंफॉर्मेशन हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में हमारे प्रपत्र के माध्यम से आपसे मांगी है। तीसरी बात, आपने एक मुद्दा और उठाया है कि स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में एक प्रश्न आ रहा है, प्रश्न आ रहा है। हाँ बोलिए। यस प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कर्नाटक भालकी बीदर से बात कर रहा हूँ सर मैं। एक स्कूल में 2 या 3 मीडियम है यहाँ पर, तो उसके बाद 2 डाइस नंबर है, 2 या 3 डाइस नंबर, तो उसके लिए कौन सा डाइस नंबर एंटर करे या अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी हमें। एक स्कूल में, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, कि एक स्कूल में ऐसा हो सकता है कि 3 से 4, 2 या 1 से ज्यादा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्राइमरी कक्षाओं के लिए केवल हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इस स्कूल को संभवतः एक ही स्कूल माना जाएगा। और हमारे पास जो प्रोविजन है इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, वो 4 लैंग्वेज तक का है कि 4 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं आपके एक ही स्कूल में। दैट मीन्स एक ही स्कूल में हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उर्दू हो सकता है और एक और भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसके लिए जब हम जानकारी देंगे और एनरोलमेंट देंगे, तो एनरोलमेंट तो पूरा दे देंगे हम, लेकिन जब एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, सिर्फ उस एक टेबल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि कितने बच्चों को हिंदी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है, कितने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जा रहा है या कितने बच्चों को उर्दू मीडियम से पढ़ाया जा रहा है। प्रपत्र संभवतः एक ही भरा जाएगा इसमें। थैंक यू। और एक अंतिम प्रश्न उत्तर प्रदेश उड़ीसा से ये था कि डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की जो एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेनिंग चल रही है, क्या वो भी स्पेशल ट्रेनिंग में आएगी क्या? फ्रेंड्स, हम स्पेशल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। स्पेशल ट्रेनिंग के अंतर्गत सिर्फ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की बात नहीं करेंगे, इसमें सभी तरह के बच्चे आएंगे जो आउट ऑफ स्कूल थे और जो पहले से कभी भी स्कूल में नहीं रहे, वो भी आएंगे। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, सपोज उन्होंने कक्षा 1, 2, 3 पढ़ा, फिर 4 में कभी ड्रॉप आउट हो गए और 1 साल बाद या 2 साल बाद दोबारा स्कूल में जब एनरोल कराया है, क्योंकि वो कक्षा 8 पार नहीं कर पाए और उनकी उम्र जो है वो भी 14 से कम है, तो उन्हें जब एनरोल कराएंगे तो उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा स्पेशल सेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी की इसमें कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं 1-2 प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा, जो कि एक तो जम्मू से आए हैं। जम्मू से एक सवाल आया है कि अगर एक कन्या विद्यालय है और उसमें लड़के भी पढ़ते हैं, जो सह शिक्षा चल रही है, तो आप कौन सा विकल्प भरेंगे? अगर ऐसा कोई भी स्कूल होगा तो आप उसमें सर्वथा कोएड ही भरेंगे, जो आप कहेंगे सह शिक्षा स्कूल है। लेकिन आपको मैं मानता हूं कि कई बार ऐसी भी जानकारी पूछी जाएगी स्टेट में कि ऐसे बताइए कि गर्ल्स स्कूल कौन कौन से हैं या कन्या विद्यालय कौन से हैं। तो इस विकल्प में आपको बॉयज और कोएड ही भरना है और स्कूल का नाम आप जो देंगे वो स्कूल का नाम कन्या विद्यालय ही रहेगा। क्योंकि जब आप अगर इसको कोएड नहीं भरेंगे, अगर आप सह शिक्षा नहीं करेंगे, तो आप डेटा एंट्री में बॉयज नहीं एंट्री कर सकते अगर ये गर्ल्स ओनली स्कूल बता देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सह शिक्षा लिखें यहाँ पर और तब दें, और स्कूल का नाम कन्या विद्यालय ही रखें, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और निकाल सकेंगे कि ऐसे कितने कन्या विद्यालय हैं जिनमें बॉयज भी पढ़ते हैं। वो डेटा भी आप जानकारी निकाल सकेंगे इस डेटा से। दूसरा एक इनका प्रश्न था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आश्रम टाइप और नॉन आश्रम टाइप। मैं इसमें जानकारी देना चाहूंगा कि रेजिडेंशियल स्कूल्स जब होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक रेजिडेंशियल स्कूल ऐसे होते हैं जो मेनली वो स्कूल होते हैं जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। संस्कृत विद्यालय होते हैं, उर्दू विद्यालय होते हैं, या कुछ और तरह के मोनेस्ट्री स्कूल्स होते हैं जो कि आश्रम टाइप स्कूल्स होते हैं, जहां पर फॉर्मल शिक्षा के साथ साथ आपको धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चे ही उसमें पढ़ते हैं। लेकिन नॉन आश्रम टाइप स्कूल वो स्कूल होते हैं जो कि रेजिडेंशियल इन नेचर होते हैं, 24 आवर्स बच्चे वहीं रहते हैं, लेकिन उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाती। और इनमें मेनली जो हमारे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो दून स्कूल हुआ, जो हमारे शिमला वैली स्कूल हुए, इस तरह के जितने भी स्कूल होते हैं जहां पर के रेजिडेंशियल शिक्षा प्रदान की जाती है, वो सभी यहाँ इसमें नॉन आश्रम टाइप में आएंगे। पूर्वी सिंह भूम से एक प्रश्न आया है जिसमें उन्होंने चाहा है कि पृष्ठ पे जहाँ पर स्कूल पर्टिकुलर्स की इंफॉर्मेशन लेती हैं, वहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर्स जो कि BRC में कार्यरत है, उसके द्वारा भी कुछ विद्यालय का भ्रमण किया जाता है। वो उस वेरिएबल को भी डाइस में कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि डाइस में प्रोविजन है जहाँ पर आप राज्य परिभाषित चर, स्टेट डिफाइंड वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर आप ये ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा जो भ्रमण किए जाते हैं विद्यालयों में, उनकी संख्या आप ले सकते हैं। एक तो यह प्रश्न था इनका। दूसरा इनका एक और प्रश्न है जहाँ पर वो कहते हैं कि
जहाँ पर टीचर्स का वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स टीचर्स के, जहाँ पर हमने आरटी वाले पेज पर मांगे हैं, जहाँ पर आरटी पेज पर हमने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर टीचर्स मांगे हैं, वहाँ पर इन्होंने कन्फ्यूजन बताई है कि वहाँ पर औसत